हम आज स्टार्ट कर रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड शोध अभिवृत्ति। आपको भी श्वेता में बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंजू विकास मैम वेरी गुड इवनिंग, बहुत बहुत गुड इवनिंग। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबको बहुत बहुत गुड इवनिंग, बहुत बहुत नमस्कार। आप लोग हमेशा खुश रहें और अच्छे से शांति से पढ़ाई करें और हर चीज को बहुत शांति से समझना है, बहुत रिलैक्स होके। कुछ भी समझ में नहीं आए तो पूछना है, कभी भी किसी भी तरह का डाउट दिमाग में नहीं रखना है। चलो, तो यहाँ पे दो शब्द दिख रहे हैं आपको, एक है रिसर्च और एक है एप्टीट्यूड, है ना। तो पहले शब्द एप्टीट्यूड को देखते हैं। बेसिकली अगर आप फर्स्ट पेपर का नाम देखोगे ना, जैसे जो फर्स्ट पेपर अपना जनरल पेपर, इसका नाम क्या है? टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। शब्द है एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। आपका एप्टीट्यूड नाम बहुत जगह यूज हुआ है। तो आपको एप्टीट्यूड शब्द का मतलब पता है क्या होता है? एप्टीट्यूड शब्द का मतलब क्या होता है? पता है किसी को? एबिलिटी। क्या होता है? एबिलिटी। क्या होता है? एबिलिटी, यानी कि आपकी क्षमता की बात करता है। एप्टीट्यूड का मतलब है एबिलिटी। क्या है? एबिलिटी। ये एटीट्यूड नहीं है, ये बेसिकली एप्टीट्यूड है। यानी कि जैसे आप में रिसर्च का एप्टीट्यूड है क्या, यानी कि रिसर्च की क्षमता है क्या, टीचिंग का एप्टीट्यूड है क्या, मैथमेटिकल रीजनिंग का एप्टीट्यूड है क्या। एक तरह से आपकी एबिलिटी है, किसी काम को करने की ये क्षमता है ना। और एक शब्द है रिसर्च। कई सारे शब्द आपने देखे होंगे। एक तो है रिसर्च, एक शब्द होता है इन्वेंशन। अगर आपको याद है, अगर आपने सुना हो, इन्वेंशन मतलब आविष्कार, ठीक है। एक शब्द होता है डिस्कवरी, जिसको हिंदी में हम कहते हैं खोज, डिस्कवरी, खोज। एक होता है इनोवेशन। क्या होता है? इनोवेशन। इनोवेशन मतलब किसी चीज को अद्यतन करना, नया करना, इनोवेट करना। और एक शब्द हो गया रिसर्च। ऐसे कई सारे शब्द है ना, इन्वेंशन, डिस्कवरी, इनोवेशन, रिसर्च। इनमें डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? जैसे इन्वेंशन तो क्या होता है? इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार करना। आविष्कार का मतलब क्या होता है? आविष्कार का मतलब आप जैसे कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे कोई चीज है नहीं, उसको बना रहे हैं, है ना। हमारे ह्यूमन बींग के वेल बींग के लिए कोई भी चीज बना रहे हैं, हम क्यों बना रहे हैं? कि हमारे लिए आरामदायक हो जाए। कोई भी चीज का आविष्कार कर रहे हैं बेसिकली। तो इन्वेंशन मतलब चीज को बनाना बेसिकली। डिस्कवरी का मतलब होता है कोई चीज पहले से है ना, पहले से है, बस उसको खोज करनी है। ऑलरेडी वो है, बस उसको खोजना है, दैट इज डिस्कवरी। और इनोवेशन का चीज होता है कोई चीज को इनोवेट करना, अद्यतन करना, उसमें कुछ चीजें अपडेट करना। और एक शब्द है रिसर्च। अब ये शब्द देखो, री प्लस सर्च है। ये क्या है? री प्लस सर्च। यहाँ पे सर्च अकेला नहीं है, सर्च के साथ री भी है। अब आपने देखा होगा, जैसे कहते हैं ना री का एग्जाम है, यानी कि पहले एग्जाम दिया है फिर बाद में देना है। री का एग्जाम है, कहते हैं ना मैं उस एग्जाम में ठीक नहीं हुआ। तो इसका मतलब रिसर्च क्या है? पहले से जो चीज है, जो चीज आप सर्च कर चुके हो, उसी चीज में आपको कोई नया नॉलेज ऐड करना है, रिसर्च करना है। क्या करना है? रिसर्च। जैसे एक एग्जांपल समझिए, पहले मुझे एक लाइन का आंसर करिए। रिसर्च में नॉन टू अननोन की तरफ जाता है, रिसर्च में नॉन टू अननोन की तरफ जाता है या अननोन से नॉन की तरफ जाता है? ये बताइए। रिसर्च जो शब्द है वो कौन सा सूटेबल लगेगा? नॉन से अननोन की तरफ, यानी कि कुछ ज्ञात से अज्ञात की ओर, या फिर अज्ञात से ज्ञात की ओर। नॉन टू अननोन या अननोन टू नॉन, क्या है ये रिसर्च? अगर आपको ये पूछे और ये ऑप्शंस दे दे कि रिसर्च क्या है, नॉन टू अननोन, अननोन टू नॉन, तो क्या बोलोगे? हरलीन मैम ने कहा है नॉन टू अननोन। क्या इस बात को आप सहमत है भाई हरलीन मैम की बात से? बोलिए, सहमत है क्या? अरे बोलो भाई, सब लोग सहमत हैं? ऑल आर एग्री कि भी ठीक है। क्यों है? वेरी गुड, ये बात सही है कि नॉन से अननोन की बात है। क्यों है? क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हो तो पहले से कोई सर्च किया हुआ है, यानी कि पहले से कुछ चीज जानते हो आप, है ना। पहले से कुछ चीज जानते हो और उसमें वापस से कुछ चीज बना के, कुछ चीज करके, कुछ उसमें अध्ययन करके आप उस अननोन को, यानी कि नए नॉलेज को ऐड करने की कोशिश कर रहे हो। तो एक तरह से नया नॉलेज ऐड करना ही क्या है? रिसर्च है। यानी कि पहले से जो जानते हो उसमें कोई नई चीज ऐड करना, दिस इज रिसर्च। जैसे मैंने पीएचडी किया है, मैं नाम के आगे डॉक्टर लगाता हूँ, आपको पता है, ठीक है ना, डॉक्टर मुकेश गोयल। तो डॉक्टर तीन तरह के बेसिकली हम बात करते हैं।
एक तो जो एमबीबीएस एमडी और ये करते हैं, जो हम हमारा इलाज करते हैं बेसिकली, है ना। एक हम बात करते हैं वेटरनरी वाले जो जानवरों का इलाज करते हैं। एक जो पीएचडी करता है ना, उसको भी हम डॉक्टर बोलते हैं बेसिकली। तो मैंने थर्मल पावर प्लांट पे काम किया है, थर्मल पावर प्लांट पे, थर्मल पावर प्लांट पे जहां से इलेक्ट्रिसिटी बनती है ना, बिजली बनती है, कोयला कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट पे काम किया है। ठीक है, कि थर्मल पावर प्लांट से सोइल पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, वहां के वाटर बॉडी पे क्या प्रभाव आ रहा है, वहां के जो एटमोस्फेयर है, वहां का जो एयर है ना, वहां पे क्या इफेक्ट आ रहा है, क्या प्रभाव आ रहा है, बेसिकली इम्पैक्ट्स क्या क्या आ रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम ये सब कुछ कर रहा हूँ, बेसिकली मैं ही कर रहा हूँ सब कुछ। पहले मेरे से पहले उस प्लांट पे कुछ काम हुआ है, मैंने उसको स्टडी किया, दैट इज कॉल्ड रिव्यू करना। मैंने मेरे से रिलेटेड पुराना क्या क्या हो चुका है, दैट इज रिव्यू। यानी कि मैंने देखा कि ये काम हो रखा है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं और क्या कर सकता हूँ। इन्होंने ये कर दिया, यानी कि इन्होंने ये सर्च करके रख दिया, अब मैं उसमें और क्या चीज ऐड कर सकता हूँ, दैट इज रिसर्च, है ना। इस शब्द को समझने की कोशिश कर रहे हो आप कि रिसर्च क्या है। निकिता तिवारी मैम, वेरी गुड इवनिंग। रिसर्च यानी कि जो नए नॉलेज को हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली ऐड कर रहे हैं, नए ज्ञान को क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और भी बहुत सारी इसमें, क्योंकि पहले शब्द समझना है, उसके बाद तो सारी चीज समझ में आ जाएगी। क्योंकि हम ये दिमाग में रखेंगे कि नए नॉलेज को ही हम ऐड करते हैं, तो वो क्या है, बेसिकली एक तरह से रिसर्च है। जैसे आगे चलते हैं, देखिए। हेलो फ्रेंड्स, जून 2025 के लिए हमने पेपर 1 के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है, जिसमें 10 की 10 यूनिट्स विद पीवाईक्यूज हैं। अगर आप विलिंग हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ पे ज्वाइन करना है, अपनी वेबसाइट www.swmg.in या फिर प्ले स्टोर में जाके अपनी मोबाइल ऐप SWMG से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक बहुत ही जबरदस्त रिविजनरी कोर्स रहने वाला है। अगर आप विलिंग हैं तो फटाफट ज्वाइन कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जैसे ये बोल दिया कि जो रिसर्च है उसमें दो शब्द हैं, री प्लस सर्च, है ना। री का मतलब होता है अगेन एंड अगेन, क्योंकि मैंने किया फिर कोई और करेगा, कोई और करेगा, ऐसा चलता है ना, अगेन एंड अगेन। और सर्च का मतलब होता है किसी चीज को फाइंड आउट करना, है ना, किसी चीज को फाइंड आउट करना कि इसका क्या निकला है। तो अगेन एंड अगेन चीजों को फाइंड आउट करते रहते हैं, चलते रहते हैं ना, कि ये रिसर्च चल रही है अभी इस पे। अभी हमने देखा कि ये काम ये था, फिर हमें पता लगता है नहीं इससे ये होगा, तो ये कैसे पता लगता है, रिसर्च होती रहती है हर चीज पे। तो री का मतलब अगेन एंड अगेन, और सर्च का मतलब होता है किसी चीज का फाइंड आउट करना। अब एक बात बताइए, हम बोलते हैं पीएचडी, पीएचडी का फुल फॉर्म क्या है भाई। जब हम रिसर्च करते हैं, बेसिकली पीएचडी करते हैं, पीएचडी का फुल फॉर्म क्या है, क्या है पीएचडी का फुल फॉर्म, बताओ भाई। क्या है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, है ना, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। ठीक है। अब एक बात बताइए, जैसे मैंने पीएचडी किया है इन्वायरमेंटल साइंस से, तो यू नहीं क्यों बोलते डॉक्टर ऑफ इन्वायरमेंट साइंस, डॉक्टर ऑफ ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंट साइंस। जैसे आपने की कॉमर्स से, तो डॉक्टर ऑफ कॉमर्स, डॉक्टर ऑफ ये, डॉक्टर ऑफ ये क्यों बोलते हैं कि डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, यानी कि पीएचडी इन इन्वायरमेंट। फिलोसफी तो एक सब्जेक्ट भी है बेसिकली, दर्शन शास्त्र। तो क्यों बोलते हैं ऐसे, पीएचडी इन दिस, पीएचडी इन दिस। किसी के पास आंसर है। मैं बोल क्या रहा हूं, ये बात तो समझ में आ रही है ना, मैं पूछ क्या रहा हूं, ये भी तो समझ में आना जरूरी है। क्यों शब्द लिखते हैं कि डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। फिलोसफर कौन होता है, फिलोसफर, फिलोसफर होता है दार्शनिक। क्या होता है, दार्शनिक। यानी कि आप विशेष चीज के बारे में आपका दर्शन क्या है। जैसे इन्वायरमेंट, मैंने काम किया इन्वायरमेंट के एक टॉपिक पे, कि उसके बारे में मेरा क्या दर्शन है, मेरा क्या फिलॉसफी है मेरी। यानी कि एक तरह से ये होता है नॉलेज लविंग। क्या होता है, नॉलेज लविंग, एकदम डीप में किसी चीज को जानने की कोशिश करना, जो ज्ञान से प्यार करता है, बेसिकली नॉलेज लविंग है वो। तो वो ही डीप तक जाएगा ना, क्योंकि पीएचडी किस पे होती है, बेसिकली एक टाइटल पे काम करते हो, और एक टाइटल को आप पूरा जानने की कोशिश करते हो, और उस टाइटल में आपका पूरा का पूरा दर्शन देने की कोशिश करते हो। आप फिलोसफी बोलते हैं ना, आप बड़े फिलोसफर बन रहा है यार तू, फिलोसफर मतलब दार्शनिक,
वो उस चीज के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करता है, इसलिए इसको शब्द को यूज करते हैं कि ये नॉलेज लविंग है। ठीक है, समझे इतनी बात, ये बताओ। ठीक है, तो रिसर्च, इन्वेंशन, इनोवेशन, डिस्कवरी, ये शब्द अलग अलग हैं, इन शब्दों को प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब एक बार रिसर्च के आगे बात करते हैं, मतलब इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। बेसिकली जैसे मीनिंग क्या है, अब देखना, अब हम बात करते हैं थोड़ा किताबी बात, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। मीनिंग एंड स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधि का अर्थ और चरण। और वैज्ञानिक विधि, यही हम रिसर्च की ही बात कर रहे हैं, वैज्ञानिक पद्धति है ये भी। तो क्या है, द साइंटिफिक मेथड इज ए प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ विच साइंटिस्ट ट्राई टू इन्वेस्टिगेट, वेरीफाई और कंस्ट्रक्ट एन एक्यूरेट एंड रिलायबल वर्जन ऑफ एनी नेचुरल फिनोमिना। वैज्ञानिक विधि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी मदद से वैज्ञानिक किसी प्राकृतिक घटना की जांच, सत्यापन और सटीक और विश्वसनीय संस्करण बनाने का प्रयास करता है। बेसिकली एक बात तो ये जान के चलना कि रिसर्च एक प्रोसेस है, या साइंटिफिक मेथड एक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, एक स्टेप में खत्म होने वाली चीज नहीं है, ये पूरा प्रोसेस होता है। पहले आपको टाइटल देखना पड़ेगा, रिव्यू स्टडी कर करके, फिर ऑब्जेक्टिव डिसाइड होंगी, फिर आप चीजों को देख के कुछ इंट्रोडक्शन तैयार करते हैं, फिर कुछ मेथोडोलॉजी हम बनाएंगे, फिर रिजल्ट एंड डिस्कशन, फाइनली हमारी चीजें ये होती है। तो बेसिकली ये प्रोसेस है जिसमें हम ट्राई करते हैं चीजों को इन्वेस्टिगेट करने की, जो चीज है उनको वेरीफाई करने की, और उनमें नए नॉलेज ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें है ना, इट इज ए प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन दैट इज यूज्ड टू एक्सप्लोर द ऑब्जर्वेशन एंड आंसर क्वेश्चंस। यह प्रयोग की एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग ऑब्जर्व करना मतलब चीजों को अवलोकन करना का पता लगाने और सवालों के जवाब देने के लिए किया जाता है कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या चीज है, ये बेसिकली है। तो याद रखना इस पेज में, क्या याद रखना है कि रिसर्च या साइंटिफिक जो भी मेथड है एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, एक स्टेप में कंप्लीट होने वाली चीज ये नहीं है, एक पूरा प्रोसेस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे अब स्टेप्स क्या हैं, आपसे यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। मैंने कहा कि एक प्रोसेस है, प्रोसेस मीन स्टेप्स है, तो स्टेप्स में क्या क्या चीजें होंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आस्किंग क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न पूछना। तो क्या है, द साइंटिफिक मेथड स्टार्ट्स विद इन क्वेश्चनवेज एंड आस्किंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू समथिंग वन ऑब्जर्व। वैज्ञानिक पद्धति की शुरुआत जिज्ञासा से होती है और कुछ देखा जाता है उससे संबंधित प्रश्न पूछना होता है। बेसिकली ये यहाँ पे बात कर रहा है प्रॉब्लम की, हम उस पे भी जाएंगे। बेसिकली सबसे पहले हमारे पास कोई प्रॉब्लम होगी, कोई टाइटल होगा, तो उसी पे तो रिसर्च करेंगे हम भी। जैसे मेरे पास प्रॉब्लम थी कि कोटा थर्मल पावर प्लांट का इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है, दिस इज माय प्रॉब्लम। और उस प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम होगी, उसी पे तो मैं काम करूंगा, उसी पे तो मैं रिसर्च करूंगा। तो वो कह रहा है कि सबसे पहले हमारे पास है आस्किंग क्वेश्चन। पहले आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन अराइज होएगा, प्रॉब्लम अराइज होएगी कि अच्छा ये चीज करनी है, तभी तो उस पे काम करोगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चनिंग होती है, आपके मन में एक जिज्ञासा जागृत होती है कि मुझे ये सोचना है, ये करना है। तो सबसे पहला हो गया आस्किंग क्वेश्चन, जो हम जिज्ञासा होती है हम पे। फिर हम बात करते हैं बैकग्राउंड रिसर्च। बैकग्राउंड रिसर्च का मतलब होता है पृष्ठभूमि अनुसंधान। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब जैसे हम बात करें जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर है ना, क्या होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। बेसिकली कि आपने, जैसे मैंने कोटा थर्मल पावर प्लांट पे काम किया, रिसर्च की, तो उससे पहले किसी और ने भी की थी, तो मैं बेसिकली उसका स्टडी करता हूं। उससे स्टडी करने से रिव्यू ऑफ लिटरेचर एक बहुत ही अहम है किसी भी रिसर्च का, क्योंकि आप उसमें ये पूरा स्टडी करते हो कि इससे रिलेटेड, जैसे थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड और क्या स्टडी हो चुकी है, तो उससे क्या मिलेगा, उससे मुझे आइडियाज मिलेंगे कि अच्छा इस मेथड से इसने ये काम किया, इसने ये रिसर्च की, तो उससे मुझे क्या एक मेथड का पता लगेगा और मुझे आइडिया लगेगा कि इस तरह से काम करना है, यानी कि उसकी बैकग्राउंड में उससे रिलेटेड क्या काम हो चुका है। जैसे मेरी कोई प्रॉब्लम अराइज हुई और प्रॉब्लम अराइज होने के बाद मैंने देखा यार ये चीजें इससे संबंधित हो चुकी है, तो मुझे अब काम करने का एक तरीका पता लगेगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम थी तो इसने ऐसे हैंडल किया था, इस मेथड को अपनाया था, इस तरह से सैंपलिंग ये वो सब बातें की थी,
तो मुझे भी ये ध्यान रहेगा कि अच्छा, तो बैकग्राउंड रिसर्च एक तरह से पास्ट ऑब्जर्वेशन है कि उससे रिलेटेड पहले क्या काम हो चुका है, या इसको हम कह सकते हैं कि एक लिटरेचर रिव्यू है। जैसे एक एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझिए, मान लेते हैं किसी की आप रिश्ता देखने जाते हैं, है ना, शादी करनी है, तो बेसिकली क्या करता है, जो हमारे बड़े होते हैं वो क्या करते हैं, वो ये पूछते हैं ना कि बड़े की लड़के की शादी कहाँ हुई है, बड़ी लड़की की शादी कहाँ हुई है। अगर छोटे भाई की करनी है तो ऐसे पूछता है कि नहीं पूछता, बताओ, पूछता है कि नहीं पूछता? यस और नो? अरे बोलो। पूछता है। क्यों पूछता है वो एक तरह से लिटरेचर रिव्यू कर रहा है। कहने का मतलब वो उससे एक बैकग्राउंड स्टडी कर रहा है कि अगर अच्छा इसके मैरिड है, वो सुखी है, तो मेरे वाली भी शायद सुखी रहे बच्ची, है ना, इस तरह से चीजें देखना, वो आइडिया लगाता है, उससे उसका पता लगता है कि उसे इतना खर्चा लगा होगा, उसने ऐसे शादी की होगी तो मुझे भी ऐसे करनी पड़ेगी, वो एक आइडिया लेता है और वो एक बहुत अहम है। ठीक है ना। तो आस्किंग क्वेश्चन यानी कि पहले आप में जिज्ञासा उत्पन्न होगी, फिर उस चीज को आप बैकग्राउंड क्या क्या काम हो चुका है यानी कि लिटरेचर रिव्यू करते हैं। ये साइंटिफिक मेथड के मैं स्टेप्स बता रहा हूं। पहले आस्किंग क्वेश्चन, फिर बैकग्राउंड रिसर्च, और उसके बाद हाइपोथेसिस फॉर्मेशन यानी कि एक परिकल्पना का आप निर्माण करते हैं। परिकल्पना एक तरह से एक एजुकेटेड गैस है। आपसे एक बार पूछा गया व्हाट इज ट्रू अबाउट हाइपोथेसिस, परिकल्पना के बारे में क्या सच है, तो ये एक डेफिनेट स्टेटमेंट है या फिर एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है? बताइए कैसा स्टेटमेंट है? हाइपोथेसिस में जो स्टेटमेंट बनता है वो एक डेफिनेट स्टेटमेंट होता है या टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है? बताइए कैसा स्टेटमेंट होता है वो? ये क्वेश्चन पूछा गया था, कैसा होता है, कैसा स्टेटमेंट है? एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। बिल्कुल, वेरी गुड नीलेश जी, क्योंकि जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है, जो हमने परिकल्पना बनाई है, वो सच हो भी सकती है और सच ना भी हो, तो एक अस्थायी है, वो एक एजुकेटेड गैस है, एक पढ़े लिखे का तुक्का है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। जैसे मान लो आप अभी तैयारी कर रहे हो, तो आपने गैस किया यार इस तरह से मैं पढ़ूंगा, ये कर लूंगा ना तो मेरा जेआरएफ हो जाएगा, मेरा नेट हो जाएगा। तो अब ये 100% सच या झूठ तो नहीं है ना, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है। अब हम बाद में पता चलेगा जब हमारा रिजल्ट आएगा तो हमारी हाइपोथेसिस के साथ मैच करेंगे। दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कि जो हमने सोचा था वैसा रिजल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो हाइपोथेसिस एक परिकल्पना का निर्माण होता है। जैसे ही हम लिटरेचर रिव्यू पढ़ेंगे, हमारी प्रॉब्लम होगी तो हम करेंगे अच्छा यार इसने ऐसे स्टडी करी, ऐसे करी, ये डाटा करेंगे ना तो इस तरह के रिजल्ट्स आने चाहिए। दिस इज हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस एक एजुकेटेड गेस है अबाउट ए पॉसिबल वे टू डिटरमाइन हाउ थिंग्स वर्क, यानी कि परिकल्पना निर्माण एक यह निर्धारित करने के संभावित तरीके के बारे में एक शिक्षित अनुमान है कि चीजें कैसे काम करती है। अब आपने हाइपोथेसिस बनाया, उसके बाद सारी चीजें आपके पास आएंगी और उसके बाद आप उस हाइपोथेसिस को क्या करोगे? टेस्ट करोगे, यानी कि उस परिकल्पना का परीक्षण करोगे। आपने जैसे डाटा इकट्ठा करा, रिजल्ट आया, देखा, सारी बातें की, तो आपने जो आपने हाइपोथेसिस बनाई थी उस हाइपोथेसिस के साथ आपके जो डाटाज आए हैं, जो रिजल्ट्स आए हैं, उसको चेक करोगे और टेस्ट करोगे। दिस इज कॉल्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, है ना। तो हमने बात करते हैं यहाँ पे, अगर नल हाइपोथेसिस की बात करते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात करते हैं, है ना, वो हम डिटेल में जब हाइपोथेसिस का टॉपिक पढ़ेंगे तब बात करेंगे कि नल क्या होती है, अल्टरनेटिव क्या होती है। लेकिन आप यहाँ ध्यान रखना स्टेप्स में, हाइपोथेसिस, फिर हम हाइपोथेसिस की क्या करते हैं? टेस्टिंग करते हैं कि जो हमने भविष्यवाणी या जो हमने परिकल्पना की थी वो हमारी सटीक है या नहीं, जो हमने सोचा था वो है कि नहीं, किस तरह की हमें चीज चेंज करनी है, वो एक्यूरेट है कि नहीं, जो फाइंडिंग बनाई है, वो सब चीजें हम टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चंस पूछा यानी कि जिज्ञासा जागृत हुई, उसके बाद हमने बैकग्राउंड स्टडी किया, बैकग्राउंड जैसे स्टडी हुआ हमारे अंदर हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन हुआ, और उसके बाद उस हाइपोथेसिस जो हमने बनाई उसको चेक किया कि ये चीज ठीक है कि नहीं, क्या हमने वो बनाया वो ठीक है कि नहीं। दिस इज कॉल्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है। और बेसिकली ये सारी चीजें होंगी ना, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये डाटा कलेक्शन एनालिसिस के बाद जो रिजल्ट आएगा उसी के बाद होगी। तो डाटा एनालिसिस क्या है? मेजरमेंट एंड एनालिसिस इज डन post experimental research and outcome are recorded for new insight gained during the experiment। डेटा विश्लेषण क्या है? प्रयोगात्मक अनुसंधान और परिणामों के बाद मापन और विश्लेषण किया जाता है। प्रयोग के दौरान प्राप्त नई अंतर्दृष्टि के लिए रिकॉर्ड किया जाता है कि जो भी हमने डाटा किया है उसका हम क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं, एनालाइज करते हैं चीजों को कि अच्छा ये चीज थी, ये थी, ये। फिर हम उस रिजल्ट के साथ कम्युनिकेट करते हैं कि ये हमारा क्या आ गया? परिणाम आ गया है। ये डाटा को हम क्या करते हैं?
परिणाम को संप्रेषित करते हैं, ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखने है। ये बेसिकली साइंटिफिक मेथड में मैं बहुत सारी बात करूंगा आज, बहुत सारे आपको रिसर्च मेथड के और भी स्टेप बताऊंगा, तो ध्यान से समझना, ठीक है? यहाँ से चीजें समझ में आ गई। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर है क्या? एक बार प्लीज क्लियर करना, बात क्लियर है? निकिता मैम कह रहे थे डबल डबल नहीं है नितिका मैम, मेरी वॉइस क्लियर है, आपके कोई इशू है? क्योंकि मेरी तरफ इशू होता तो सबको आना चाहिए था ना मैम। हम्म। निकिता मैम रिफ्रेश कर लीजिए, अभी ठीक है निकिता मैम? बताइए, यहाँ तक बातें ठीक आई, समझ में आई क्या, ये बताओ मेरे को। एवरीथिंग इज क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? चलो आगे बात करते हैं। देखो, अब एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखना, दिमाग लगा के करना, मैं पोल दूंगा, पोल में आंसर करना। बेसिकली क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द साइंटिफिक मेथड? वैज्ञानिक पद्धति में चरणों का सामान्य क्रम क्या है? पहले कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा? इस क्वेश्चन को अगर आपने कर दिया, इट मीन्स आपने मुझे ध्यान से सुना है और मेरी चीजों को ठीक से आपने समझने की कोशिश की है। यू हैव 30 seconds टू थिंक। ऑल द वेरी बेस्ट। चलो मैं पोल दे रहा हूं। ऑल द वेरी बेस्ट। 80% स्टूडेंट्स ने राइट आंसर किया है। 80% स्टूडेंट्स ने राइट आंसर किया है। वेरी गुड। 20, ये किसका गलत था पहले तो ये बताओ, ये गलत किस किस का था? हरलिन मैम, आपने पिछले पेपर पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में भी गलत किए थे क्वेश्चन। क्यों? थोड़ा सा सोचिए, समझिए। अभी बताया है मैंने, प्रेशर नहीं लेना, लेकिन समझने की कोशिश करिए कि गलत क्यों हो रहा है। साइंटिफिक मेथड की बात कर रहे हैं, अभी हमने बताया था। सबसे पहले आपके पास क्या होगी, आप समझिए, आस्किंग क्वेश्चन, यानी कि सबसे पहले आपके पास जरूरत महसूस हुई, तो आपने पास प्रॉब्लम होगी सबसे पहले, तो ऐसा ऑप्शन देखिए कहाँ है। फेल्ट नीड विच इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम, जरूरत महसूस हुई जो समस्या पैदा कर रही है, तो ये एक पहली प्रॉब्लम है आपके पास। प्रॉब्लम पे तो काम करोगे, तो सबसे पहले आपके पास बी है। तो ऐसे ऑप्शंस देखिए जिसके पास सबसे पहले बी है, तो ये कट गया, ये कट गया, एलिमिनेट हो गए। अब दो ऑप्शंस बचे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, उसके बाद जैसे ही आप प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, उसके बाद हम क्या करेंगे, है ना? जैसे ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है हमारे पास, तो उस प्रॉब्लम को रिव्यू करने की कोशिश करेंगे और उसमें क्या डिफिकल्टी और प्रॉब्लम्स आ सकती है ना? ये स्टेटमेंट फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि किस तरह से हमें काम करना है, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, उनमें जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम कैसे सोल्व करेंगे, उसकी कठिनाई की पहचान करेंगे और समस्या को कैसे तैयार कैसे सही कर सकते हैं, किस तरह से होगा, क्या ऑब्जेक्टिव डिसाइड होगा, ये उसके बाद ही करेंगे ना, प्रॉब्लम के जस्ट बाद। तो बी के बाद क्या आ गया, सी आ गया, ठीक है ना? बी के बाद सी, और ये ऐसा ऑप्शन एक ही है, ये सेकंड और पहला, फोर्थ फिर कट गया। उसके बाद बेसिकली क्या करेंगे हम, उसके बाद हम हाइपोथेसिस बनाएंगे, ठीक है? और हाइपोथेसिस के बाद हम, देखो, पहले डाटा कलेक्शन होगा या डाटा एनालिसिस होगा, बताइए भाई। डाटा कलेक्शन करके तो डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करोगे ना, तो ई डाटा कलेक्शन और डाटा एनालिसिस हो गया, और फिर सॉरी, डाटा कलेक्शन पहले होगा, फिर डाटा एनालिसिस लास्ट में हो जाएगा, और ए क्या है, हाइपोथेसिस तो बीच में बनी जाएगी, ठीक है? ये अभी बताया था मैंने, जस्ट अभी बताया था। किसी को डाउट है क्या? हरलिन मैम, अभी डाउट है क्या? अभी बताओ, डाउट है? जस्ट 1 सेकेंड, अब 1 सेकेंड के लिए मैं म्यूट कर रहा हूँ।
चलो ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आगे बात करते हैं। आगे ये क्वेश्चन है, देखिए अब देखता हूं, अब गलत कर दिया ना तो रैप्टा पड़ेगा खींच के। बताओ सब लोग ठीक करेंगे ना। क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर स्टेज ऑफ रिसर्च प्रोसेस, अरेंज दीज इन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कैरिंग देम आउट। नीचे अनुसंधान प्रक्रिया के चरण दिए गए हैं, इन्हें क्रियान्वित करने के सही क्रम को व्यवस्थित करें। तो ऑल द वेरी बेस्ट। बीस सेकेंड और है। चलो ऑल द वेरी बेस्ट। फिफ्टी 55% स्टूडेंट्स का राइट आंसर है। ओनली 55% स्टूडेंट्स का राइट आंसर है। ये कितने गलत है भाई, ये क्या किया। आप एक बात बताइए, आपको शुरू में चीजें समझ में नहीं आ रही, लास्ट में क्या करोगे। सबसे लास्ट में डाटा कलेक्शन और डाटा एनालिसिस होता है, इसमें सबसे लास्ट देखो कौन सा करोगे। इसमें सबसे लास्ट है, कलेक्शन के बाद सबसे लास्ट है एनालिसिस, तो यानी कि ई सबसे लास्ट में आएगा। ई तो देखो ई किस किस में है, इन तीनों में ई है, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, उसके बाद में आप डी आएगा, डाटा कलेक्शन तो पहले, यानी कि डाटा एनालिसिस से, यानी कि डेटा विश्लेषण से पहले डेटा संग्रह होगा, तो डी के बाद ई, ऐसा कॉम्बिनेशन देखो जहां डी ई है, तो डी ई इन दो में है, फर्स्ट और सेकंड में, तो थर्ड ऑप्शन भी कट गया। ठीक है, थोड़ा सा अगर इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 सेकंड लगेंगे, ये ऑब्जर्वेशन आएगा प्रैक्टिस से। ठीक है, अब आपको 3 स्टेप दिए हुए हैं, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च क्वेश्चन और सैम्पलिंग केसेस। अब आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बी पहले लग रहा होगा, रिसर्च क्वेश्चन। बेसिकली ये रिसर्च क्वेश्चन कब आपके अराइज होंगे या कब आपके ऑब्जेक्टिव डिसाइड होंगे, जब आप लिटरेचर रिव्यू को पढ़ लोगे भाई, उससे संबंधित चीजें पढ़ लोगे तभी क्वेश्चनिंग दिमाग में आएगी। अच्छा इसने ये किया तो हम ऐसे कर सकते हैं, ये किया। तो सबसे पहले आप लिटरेचर रिव्यू, यानी कि जो साहित्य है उसकी समीक्षा करना पड़ेगी, जिससे रिलेटेड आपका पहले काम हो चुका है। ठीक है ना, जैसे आप मैंने आपको बताया था, किसी की रिश्ता करने गए तो आपने उससे पूछा कि अच्छा इससे, फिर आपके क्वेश्चन दिमाग में होते हैं, अच्छा यार ये इसने ऐसे किया तो ऐसे होगा, ऐसे किया। तो पहले आपने बैकग्राउंड स्टडी किया, यानी कि लिटरेचर को रिव्यू किया, तो सी सबसे पहले आएगा। तो सी सबसे पहले इसी ऑप्शन में है, अगर डी इसी में लास्ट है तो सब ये राइट आंसर आ गया। तो सबसे पहले आपने रिसर्च प्रॉब्लम को रिसर्च क्वेश्चन समझ लिया बेसिकली, कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, ये ऐसा नहीं है, पहले लिटरेचर रिव्यू होगा, उसके बाद रिसर्च क्वेश्चन अराइज होंगे, उसके बाद हम सैम्पलिंग की बात करेंगे, और फिर उस सैम्पलिंग के डाटा को कलेक्शन करेंगे, और फिर उसका एनालिसिस करेंगे, और फिर हमारे पास रिजल्ट्स वगैरह सब आएंगे। तो राइट आंसर कौन सा है, फर्स्ट है। क्या ये क्लियर है चीजें, बताइए प्लीज, क्लियर है, यस और नो, सबको क्लियर है। यहाँ गलतियां कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन एग्जाम में गलती नहीं करनी है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज। ठीक है, तो आई थिंक ये 2 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और उससे स्टेप्स और ये क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चन जो मैं अभी, ये क्वेश्चन है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट हुआ है, 2-3 बार रिपीट हुआ है, और ये रिपीट फिर भी हो सकता है, क्योंकि रिसर्च का प्रोसेस ही नहीं पता तो रिसर्च पूरी पढ़ लेते हैं, पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड खत्म, किसी से रिसर्च का प्रोसेस पूछो तो वो क्वेश्चन गलत। ये तो बहुत बेसिक सी बात है ना, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे अगर आपको सीधा सीधा स्टेज की बात करें, दीज आर स्टेजेस ऑफ रिसर्च, अगर बहुत ही सटीक भाषा में पूछा जाए रिवीजन के तौर पे कि अनुसंधान के कौन कौन से चरण होते हैं, तो ये दीज आर स्टेप्स। सबसे पहले हम किसी चीज को
क्या बनाते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम बनाते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, यानी कि अनुसंधान समस्या का निरूपण करते हैं। और इसके अंदर इंक्लूड होता है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू को हम स्टडी करेंगे ना, तभी ये चीजें हमें समझ में आएगी, क्या समस्या है, किस तरह से है, कैसे हमारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो व्यापक साहित्य समीक्षा सहित ये चीज आएगी, इसीलिए उसमें लिटरेचर रिव्यू हमने पहले रखा कि ये चीजें हमें और अच्छे से एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा, ये ज्यादा अच्छे से समझाएगा। तो इंक्लूडिव एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू। उसके बाद इससे रिलेट हम क्या बनेंगे, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं ऑफ थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट। मेरी आवाज आ रही है भाई? मेरी आवाज आ रही है क्या, एक बार बता दीजिए। हेलो हेलो, सब क्लियर है? चलो कोई बात नहीं। ये सबसे पहले हमारे पास, मेरे पास एक प्रॉब्लम थी कि थर्मल पावर प्लांट से इन्वायरमेंट पे क्या इंपैक्ट हो रहा है, तो ये सबसे पहले मेरे पास प्रॉब्लम थी। उसके बाद मैंने लिटरेचर रिव्यू वगैरह सब अपने को स्टडी करके हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव बनाए मैंने। क्या ऑब्जेक्टिव बनाए, जैसे मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था कि सोइल पे क्या इंपैक्ट है, ठीक है। सेकंड था कि वाटर पे क्या इंपैक्ट है। थर्ड था कि सोशियो इकोनॉमिक क्या इंपैक्ट है। दीज आर ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि मैं जो रिसर्च करूंगा तो उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव तो स्टडी बनाना पड़ेगा ना, कि मैं, मेरा उद्देश्य क्या है, क्या क्या स्टडी करना चाहता हूँ। ऐसे तो मैं है नहीं कि सब कुछ ही कर दूंगा, कुछ तो, जैसे आप कॉमर्स में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में किसी में रिसर्च करोगे तो टाइटल बता दिया, इस टाइटल के अंदर आप क्या करना चाह रहे हो, मतलब कौन कौन सा उद्देश्य है आपका, क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, अब कितना, जैसे अभी आप तैयारी कर रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे ये बनना है, ये बनना है, इससे ये बनूंगा। यूं तो नहीं कि एक जेआरएफ का पेपर क्लियर कर दिया तो सारी दुनिया में जो नौकरी लग जाओगी। ये आपका ऑब्जेक्टिव तो लिमिटेड, ये है ना, वही है। जैसे रिसर्च करूंगा तो मेरा ये प्रॉब्लम है, उसके मेरे ऑब्जेक्टिव तो डिसाइड होंगे ना, कि मुझे ये करना है, इसमें सोइल, ये वाटर और ये करना है। तो दीज आर ऑब्जेक्टिव, तो हम उन ऑब्जेक्टिव को डेवलप करेंगे। उसके बाद हम एक रिसर्च डिजाइन बनाते हैं कि इस तरह से मुझे काम करना है। जैसे हम घर बनाने से पहले घर का डिजाइन तैयार करते हैं, तो हम एक रिसर्च डिजाइन करते हैं। फिर हम सैंपलिंग के बारे में बात करते हैं कि कहाँ कहाँ से सैंपलिंग लिखेंगे। फिर इन चीजों को हम प्रपोजल के तौर पे जारी करते हैं कि ये मेरा प्रपोजल है पूरा का पूरा, ये मेरा, ये यहाँ से मैं सैंपल लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, एक प्रपोजल आ गया कंप्लीट। फिर ये बात थ्योरिटिकल है, यहाँ तक चीजें प्रपोज हो रही है कि ये करना है, ये करना है। उसके बाद हम फील्ड में जाएंगे, जो हमारा काम है, डाटा का कलेक्शन करेंगे। उसके बाद हम डाटा का एनालिसिस करेंगे, यानी कि यहाँ कोई डाउट है किसी को, किसी भी तरह का कोई डाउट है क्या? यहाँ से क्वेश्चन आता है, बार बार कह रहा हूं, ठीक है। रिपोर्ट तो हम फाइनली तैयार करेंगे, तो सबसे परिणाम तो बाद में आएंगे, सबसे लास्ट में, ठीक है। याद रखो कि डाटा कलेक्शन, एनालिसिस, फिर रिजल्ट, ये तो बेसिक सी बातें हैं। ध्यान रखोगे भाई, सब लोग ध्यान रखोगे क्या? और वो लास्ट लाइन कि अपने चित्त को शांत रखना है, खुश रहना है,